Hello student, welcome to the Gyan Manjri Vidyapit Mahua online education. I Abhay Vyas is today resuming our chapter number 2, that is history and evolution of computer, in which in the last lecture we have discussed about the generations of computer based on the hardware. Today we are going to discuss the generations of computer based on the software. So basically there are 5 types of generations are there based on the software. जैसे कि हार्डवेयर के अंदर जनरेशन थी वैसे ही सॉफ्टवेयर में है, बट सॉफ्टवेयर के अंदर जो है मैंने लाइव लेक्चर में लास्ट लाइव लेक्चर में आपको 3 जनरेशन के बारे में बताया था. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेप्थ ऑफ दिस कंसेप्ट. सो सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर भी कई सारी जनरेशन है. जैसे कि आज के समय में हम जो है वो एडवांस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, बट इनिशियली व्हेन there was no such advanced software facility. At that time the first generation was there, and the first generation which is known as machine level language. At that time machine language was used. Computer is not able to understand our language, so computer can only understand that is machine language. तो पहली जनरेशन जो है वो मशीन लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है. In that case machine language that means binary language, और binary language जो है वो 2 ही digits contain करती है, that is 0 and 1, right? So basically to communicate with computer we have to pass all the instruction and all the data to computer in a binary language, that is 0 and 1. So this is about the first generation of computer based on software. But it is difficult to communicate with computer with this machine language, क्योंकि 0 and 1 से ही कम्युनिकेट करना पड़ता है कंप्यूटर से. सो जो भी चीज़ अगर हमें कंप्यूटर को सेंड करना हो, अगर हमें कंप्यूटर को कोई भी कैलकुलेशन के लिए एक नंबर सेंड करना हो, जैसे कि 350 प्लस 380, सो वी विल हैव टू कन्वर्ट 350 एंड 380 इनटू मशीन लैंग्वेज, इनटू बाइनरी लैंग्वेज. तो वो कन्वर्जन जो है वो काफ़ी टफ होता है. सभी नंबर के कन्वर्जन कर कर हमें कंप्यूटर को सेंड करना, उसके बाद जो भी आउटपुट कंप्यूटर देता है वो भी बाइनरी में ही होता है. सो दैट आउटपुट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. तो हमें क्या करना पड़ता है, उस बाइनरी डिजिट्स को हमें हम समझ सके उस भाषा में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो टू अवॉइड दिस डिफिकल्टीज, instead of machine language one language was introduced, that is assembly language, right? तो assembly language में ऐसा क्या है, assembly language के अंदर symbolic codes और symbols का यूज़ होने लगा. जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक मैं आपको नॉर्मली एग्जांपल दूँ, तो आई एम गोइंग टू ओपन द नोटपैड राइट नाउ. तो अगर मैं कंप्यूटर के अंदर मुझे कोई ऐसा डेटा फिट करना है, सपोज मुझे कंप्यूटर को प्लस असाइन करना है, तो प्लस का सिंबल फॉर एग्जाम्पल SP होगा, दैट इज टू इनिशियल, and that initial which is written in English language. So SP is a symbolic constant, एक ऐसा symbolic constant हो गया, symbolic जिसे हम mnemonics code बोलते हैं. So अभी हम जो है वो डायरेक्टली बाइनरी में बात नहीं करेंगे, ऐसे symbolic constant का यूज़ कर कर कंप्यूटर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करेंगे. So थोड़ा वर्क जो है वो अभी ईजी हो गया, which is just because of the second generation of computer. सो सेकेंड जनरेशन की जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की वो है असेंबली लैंग्वेज. फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, और यू कैन से बाइनरी लैंग्वेज, एंड सेकेंड जनरेशन दैट इज असेंबली लैंग्वेज. बट अभी भी एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी सभी चीज़ क्लियरली हम कंप्यूटर में नहीं लिख सकते. वी कैन नॉट यूज ऑल द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. हम जो भाषा समझ सके वो भाषा पूरे के पूरी भाषा हम कंप्यूटर के अंदर नहीं लिख सकते. सो नाउ वी नीड टू राइट डाउन द इंग्लिश लैंग्वेज इन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर हमें जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंफॉर्मेशन राइट करनी है, सो दैट द थर्ड जनरेशन वॉज डेवलप्ड. एंड थर्ड जनरेशन के अंदर कौन सी फैसिलिटी मिली, हाई लेवल लैंग्वेज की फैसिलिटी. और हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? इन अ कंप्यूटर वी कैन यूज इंग्लिश लैंग्वेज. हम जो है वो अभी कंप्यूटर के साथ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो वर्क कर सकते हैं. सो दैट वी हैव टू राइट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज
बट दैट इज सम मीडिएटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर ऐसे मीडिएटर सॉफ्टवेयर होंगे जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का कन्वर्जन करेंगे बाइनरी लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर तो जो है वो एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। आप किसी भी लैंग्वेज में कंप्यूटर के साथ बात कर लो, बट कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज। बट राइट नाउ we can write and we have one facility to write each and every instruction and data in a English language, and computer will convert this English language into binary language, right? कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश का बाइनरी में कन्वर्ट कर कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन देगा, राइट? सो ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि जो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर कंप्यूटर को जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में डेटा देते हैं। तो उस कन्वर्जन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर कहते हैं। सो ट्रांसलेटर इज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच कैन ट्रांसलेट आवर कंटेंट रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ट्रांसलेटर जो है वो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और मशीन लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर जब भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर एट लास्ट आउटपुट देता है ना, वो आउटपुट को भी कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में से हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो है वो ट्रांसलेटर के दो टास्क हुए, एक तो हाई लेवल लैंग्वेज में से कन्वर्ट कर क्या करता है? बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और आफ्टर दैट बाइनरी लैंग्वेज में से कन्वर्ट कर आउटपुट जो मिलता है वो कौन सी लैंग्वेज में मिलता है? हाई लेवल लैंग्वेज में, राइट? सो ये जो कन्वर्जन का काम होता है, यहाँ पर एक कन्वर्जन हुआ हाई लेवल में से बाइनरी और बाइनरी में से हाई लेवल, तो ये दोनों कन्वर्जन जो करने का काम करता है वो है ट्रांसलेटर। सो ऐसे दो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, दैट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, राइट? टू ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इज देयर, वन दैट इज कंपाइलर एंड सेकंड दैट इज इंटरप्रेटर, राइट? ये दोनों सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या कर सकते हो? तो इसका यहाँ पर एक इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन दी गई है, दैट इज द ट्रांसलेटर रिटन इन मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म कन्वर्ट्स डेटा इन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इनटू इंग्लिश लाइक हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, राइट? हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में से मशीन समझ सके उस भाषा में कन्वर्ट करने का काम जो है वो ट्रांसलेटर करता है। तो ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज जो अवेलेबल है वो कौन कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आए कि विच टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर अवेलेबल, सो सी लैंग्वेज, कोबोल एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, राइट? So this is all about the third generation of computer language based on the software. Now इसके बाद एक प्रॉब्लम ये आया कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो हम इंफॉर्मेशन तो स्टोर कर देते हैं, बट अभी हमें जो है वो क्या करना है? हमें एक स्पेसिफिक टास्क कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर का यूज से परफॉर्म करना है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर सभी प्रोग्राम आ गए जो प्रोग्राम का यूज कर हम कंप्यूटर के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं, बट इफ वी वुड लाइक टू यूज sophisticated programming environment, if we need a sophisticated work with a computer, so the fourth generation language was developed, and fourth generation language का नाम है SQL. SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL जो है वो एक प्रकार की ऐसी भाषा है जिसके अंदर आप जो है वो कोई एक स्पेसिफिक डेटा को पॉइंट आउट कर सको, उसे रिट्राइव कर सको। कंप्यूटर के अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, बट उस सारी इंफॉर्मेशन में से इफ यू वुड लाइक टू रिट्राइव द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, सो उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए एक लैंग्वेज है जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज SQL, राइट? सो दिस इज द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो ये जो है वो है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। नाउ SQL लैंग्वेज को आने से एक टास्क तो इजी हो गया, दैट इज टू रिट्राइव द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, एंड व्हाट यू वुड लाइक टू डू, आपको क्या करना है वो आप सीधे विद द हेल्प ऑफ SQL लैंग्वेज आप जो है वो गेट कर सकते हैं। नाउ एक चीज जो है वो यहाँ पर मिसिंग है, दैट इज
विदाउट द ह्यूमन इंटरेक्शन अगर किसी भी चीज़ को ऑटोमेटिक परफॉर्म करना हो, ऐसी लैंग्वेज अगर आ जाए मार्केट में, सो अवर टास्क बिकम्स मोर इजियर एंड फ्लेक्सिबल. So that the fifth generation was developed, and fifth generation's main purpose is to design such kind of program in such a way that it executes automatically without the programmer. किसी भी प्रोग्रामर या तो किसी भी कंप्यूटर टेक्निकल पर्सन के बिना अगर कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो, तो उस टास्क परफॉर्म करने के लिए फिफ्थ जनरेशन के सॉफ्टवेयर्स के यूज होते थे. तो वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन में? तो उसका नाम है फॉल्ट फाइंडिंग, वॉइस रिकग्नाइजेशन, इंट्रूशन डिटेक्शन. सो ये सारे जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली क्या करते हैं कि अपना काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं. जैसे कि आज के समय में अगर हम देखें तो एक मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दूं तो वॉइस रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है वो अगर आपको देखनी हो तो फ़ोन के अंदर गूगल के अंदर एक वॉइस की टेक्नोलॉजी है जिससे आप जो भी बोलते हो वो गूगल जो है वो सुनकर उसे सर्च कर कर आपको एज अ रिजल्ट प्रोवाइड करता है. राइट. सो वॉइस रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी से जो है वो आपका वर्क ऐसे ईजी हो गया. फॉल्ट फाइंडिंग, इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन. तो ये जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम अपना काम ऑटोमेटिकली करते हैं विदाउट इंटरेक्टिंग एनी अदर पर्सन. किसी भी पर्सन के इंटरेक्शन बिना ये प्रोग्राम जो है वो अपना काम परफॉर्म करते हैं. और यूज़र को और भी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी. राइट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की मदद से कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ कि आज के समय में जो भी वर्क ह्यूमन कर सकते हैं वो वर्क हम रोबोट्स के द्वारा करवाते हैं, जिससे कि हमारा टास्क जो है वो इजी हो जाए और रोबोट जो है वो अपना काम उसी एफिशिएंसी से, उसी एक्यूरेसी से जो है वो परफॉर्म करता है. तो उस रोबोट के अंदर भी सारे प्रोग्राम्स जो है वो इंस्टॉल होते हैं और वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर जो है वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर डेवलप हुए. राइट. सो दिस इज अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ जनरेशन बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर. तो हमने जो है वो सॉफ्टवेयर की 5 जनरेशन के बारे में डिस्कस किया. फर्स्ट जनरेशन दैट इज मशीन लैंग्वेज, या तो बाइनरी लैंग्वेज आप कह सकते हैं. सेकेंड जनरेशन दैट इज असेंबली लैंग्वेज. थर्ड जनरेशन दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, COBOL एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फोर्थ जनरेशन दैट इज SQL लैंग्वेज. एंड फिफ्थ जनरेशन दैट इज the artificial intelligence kind of program you can develop in fifth generation of software. So this is all about the software generation. Now we are going to discuss about the types of software. Before we discuss the types of software, you must have to know what is software. Software के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर का बेसिक यूज क्या है. तो नॉर्मली हम कंप्यूटर को जो है वो इनपुट देते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. कंप्यूटर इनपुट का प्रोसेसिंग करता है और एट लास्ट हमें रिजल्ट जो है वो मिलता है आउटपुट के तौर पर. बट कई सारी चीज़ जो है वो हमें स्पेसिफिकली परफॉर्म करनी होती है. जैसे कि हमें जो है वो या तो डॉक्यूमेंट जनरेट करना होता है, या तो कोई पिक्चर ड्रॉ कर कर उसी की प्रिंट निकालनी होती है, या तो हमें कोई बिजनेस की या तो अकाउंटिंग की कोई मैथमेटिकल शीट बनानी होती है, या तो हमें मार्कशीट बनानी होती है. So based on the different types of tasks, different types of program was developed. Right? अलग अलग प्रकार के जो है वो प्रोग्राम डेवलप हुए. So basically to perform this different types of tasks, different types of software was developed, and the definition of software is a collection of different types of programs that perform the specific task. राइट. अलग अलग प्रकार के जो है वो प्रोग्राम इसके अंदर इंस्टॉल होती है और वो सभी प्रोग्राम का मेन पर्पस किसी एक प्रकार का टास्क परफॉर्म करना होता है, जिसे हम जो है वो सॉफ्टवेयर कहते हैं. राइट. सो यहाँ पर कई डेफिनेशन दी गई है. सो लेट्स डिस्कस दिस डेफिनेशन. दैट द फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन हियर, दैट इज software is organized collection of data and instruction given to computer in order to perform a given task. Right? This is the definition of software. और उसकी definition हम ऐसे भी दे सकते हैं कि software is a collection of different types of program which can perform the specific task.
Then one another definition is given over here, that is the computer program. कंप्यूटर का प्रोग्राम आप किसे कहोगे? तो the set of instruction is called computer program. मीन्स कई सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब मिलती है एक साथ, उसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं. नाउ types of software is our topic. So there are two types of software available: system software and application software. So I'm going to discuss this concept very quickly क्योंकि ये concept काफ़ी easy है. The detail is given over here, but आप जो है वो मुझे अभी ध्यान से सुनना, so that you can easily understand the concept. Now we are going to discuss the first type of software, that is system software. So what do you mean by a system software? So system software manages computer hardware and act as an interface between computer hardware and software developed for a business application. नॉर्मली सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्क जो है वो सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करना होता है, और जो भी कंप्यूटर के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को किसी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करने का काम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है, राइट. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के जो भी वर्क होता है, वो वर्क मैनेज करने का काम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का रहता है. और कंप्यूटर के अंदर जो है वो कई सारे अवेलेबल सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे कि कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. जब भी आप कंप्यूटर के लैब के अंदर जाते हो और कंप्यूटर को शुरू करते हो, तो कंप्यूटर के अंदर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है. जैसे कि आज के समय में पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और नॉर्मली विंडोज 7 जो है वो आज के समय में हम यूज़ करते हैं. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. और भी दो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, दैट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर, विच इज गिवन इन दिस पैराग्राफ. सो व्हाट इज द यूज ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर? So let's discuss about the first software, that is compiler. इन दोनों का काम जो है वो एक कॉमन है. कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों का काम कॉमन है, दैट इज इट ट्रांसलेट्स आवर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर समझ सके उस भाषा में कन्वर्ट करने का काम जो है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों सॉफ्टवेयर का काम कॉमन है. बट दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर एक चीज़ जो है, एक पर्टिकुलर थिंग जो है वो डिफरेंट है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कंपाइलर. अभी कंपाइलर का वर्क जो है वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज में से मशीन लेवल लैंग्वेज में हमारी भाषा को कन्वर्ट करने का काम, ट्रांसलेट करने का काम है. बट कंपाइलर कैन ट्रांसलेट द वर्ल्ड लैंग्वेज, पूरी की पूरी लैंग्वेज को एक साथ कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में से मशीन लैंग्वेज में. दिस इज द यूज ऑफ कंपाइलर. ऑन द अदर एंड, इंटरप्रेटर विल ट्रांसलेट आवर प्रोग्राम, आवर वॉल कोड, पूरा का पूरा हमारा कोड को ये ट्रांसलेट करता नहीं है. बट इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, पूरे कोड के अंदर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, राइट. इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, कंपाइलर जो है वो पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, राइट. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 एग्जाम्पल हमने देखे, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, राइट. कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज into machine language, but compiler translates the whole code. On the other hand, interpreter can translate the code from line by line, right. उसकी definition यहाँ पर बुक में दी गई है. This is about the system software. हमने पहला टाइप का सॉफ्टवेयर देखा, that is system software. Now the second type of software, which is known as application software. Now basically application software, that means application software is a set of computer instruction that provide application specific functionalities to user. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर अपना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो, अपने को काम में आए वैसा कोई टास्क परफॉर्म करना हो, तो वो टास्क परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. सो हमारा वैसा पर्सनली कौन कौन से टास्क होते हैं, तो एक टास्क जो है वो है प्रिंटिंग रिपोर्ट को प्रिंट करना, कैलकुलेटिंग बिल्स बनाना, जनरेटिंग पे स्लिप, दैट मीन्स सैलरी स्लिप बनाना, मार्किंग अटेंडेंस शीट बनाना, प्रिंटिंग स्टूडेंट की मार्कशीट बनाना. तो ये जो टास्क है वो हमारे अपने हैं, हमको
ये जो टास्क जो है वो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए डेवलप करना, हमें पर्सनल यूज़ के लिए इस टास्क को एग्जीक्यूट करना है। तो वैसे सॉफ्टवेयर जो भी मार्केट में अवेलेबल है उस सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक आर्किटेक्चर यहाँ पर दिया गया है कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल के बारे में मैं बात करूँ तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर को आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, पेंट, राइट, एक्सेल, तो ये सारे जो टूल्स, आपने इस टूल्स के बारे में सुना ही होगा, सभी कंप्यूटर में ये टूल इंस्टॉल होते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, पेंट, वर्डपैड, ये सभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नाउ हियर यू कैन सी दिस स्पेसिफिक चार्ट इन विच यू कैन सी द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो ये जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, दैट इज सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर को बेसिकली डायरेक्ट हार्डवेयर के इंटरेक्शन में आता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्टली सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, सभी हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मीन्स सिस्टम के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर रहकर जो काम करता है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म ऑल द सर्विसेज टू द स्पेसिफिक यूजर, यूजर को जो है वो सर्विस प्रोवाइड करने का काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है, और हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के टेंजिबल पार्ट्स होते हैं। सो दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप अमंग वेरियस कंपोनेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, राइट। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉपुलर कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो नॉर्मली जब भी कंप्यूटर इन्वेंट हुए थे उस समय कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझ पाते थे, देयर इज 0 and 1, राइट। सो बेसिकली उस समय जो है हमें कंप्यूटर के अंदर पहली जनरेशन का यूज़ होता था, और वो जो है वो काफ़ी स्लो कंप्यूटर थे। और ये जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, 0 and 1, जिसे आप डिजिटल कंप्यूटर कह सकते हैं, राइट। इट इज़ नॉन एज अ डिजिटल कंप्यूटर। Digital, that means digit that means 0 and 1, which is called digital computer. Then the second type of computer, that is analog computers, right। Analog computer के अंदर जो है वो linear combination of voltage का use होता है, that means it uses the frequency based or phases based work, right। जो voltage is, that means एक normal example मैं आपको दूँ तो अगर आप FM रेडियो सुनते हो तो FM रेडियो में वेव्स जो है वो हमारे FM रेडियो के अंदर आता है। तो वैसे वोल्टेज वेव्स से जो वर्क होता है कंप्यूटर के अंदर, जो इलेक्ट्रिसिटी से वोल्टेज वेव से जो वर्क हम कर पाते हैं उस कंप्यूटर को कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर, राइट। और जो उसके बाद भी एक कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, जो कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का वर्क एक साथ होता था, उस कंप्यूटर को कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, right। So 3 computer was developed, 3 computer was popular: digital computer which use 0 and 1, analog computer which use voltage amplitude, and third type of computer, that is hybrid computer, right। Hybrid computer is a combination of digital and analog computer, it is called hybrid computer. Then now the next topic, that is personal or desktop computer। डेस्कटॉप दैट मीन्स जो डेस्क के ऊपर रह सके उस कंप्यूटर, उसे आप पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हो। सो यू कैन सी दिस कंप्यूटर, और इस कंप्यूटर को आपने कंप्यूटर लैब में भी देखा होगा। बेसिकली दिस कंप्यूटर इज नॉन एज डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसके अंदर मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू और माउस ऐसा सेट आता है। कंप्यूटर साइज में काफ़ी छोटा होता है और कंप्यूटर जो है वो काफ़ी सस्ता होता है, राइट। ये कंप्यूटर इतना कॉस्टली नहीं है, जिससे कि इस कंप्यूटर को आप पर्सनल यूज़ के लिए अपने घर पर भी इसे रख सकते हो। इसे आप नॉर्मली पीसी भी कह सकते हो, दैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर। वर्क में काफ़ी बेहतरीन है, पावरफुल कंप्यूटर्स है, और वो आपके सारे टास्क जो कॉमन टास्क होते हैं वो परफॉर्म कर आपको देता है। सो इसे आप जो है वो अपने घर पर बाय कर भी इजीली मेंटेन कर सकते हो। So this is about the personal or desktop computer. Then the new computer was introduced, that is laptop computer. अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम ये है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह
ट्रांसफर नहीं कर पाते, जबकि लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो साइज में काफ़ी छोटे आ गए। आप यहाँ पर जो है लैपटॉप कंप्यूटर के दो स्पेसिफिक फॉर्म देख सकते हो, वन दैट इज लैपटॉप एंड सेकेंड दैट इज अल्ट्राबुक। लैपटॉप से भी एक आगे का वर्जन है अल्ट्राबुक, जो साइज में काफ़ी छोटा है, काफ़ी स्लिम आता है, काफ़ी पतला आता है और प्रोसेसिंग में उतना ही बेहतरीन होता है। राइट, तो ये कंप्यूटर के जो मेन एडवांटेजेस है वो क्या है, तो कि एक तो साइज में काफ़ी छोटे होते हैं। राइट, छोटे का मतलब कि इतने छोटे हैं कि इस कंप्यूटर के अंदर मेमोरी भी आपको 1024 GB तक की ज़्यादा मिलती है। तो डिवाइसेस काफ़ी माइक्रो हो गए साइज में, और पावरफुल भी उतने ही है, जितने साइज उसकी है उससे भी बेहतरीन पावरफुल है। अभी आप देख सकते हो कि नॉर्मली डेस्कटॉप के अंदर जो है वो मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस सभी चीज़ें अलग अलग होती है, और यहाँ पर जो है वो सभी चीज़ एक छोटी एक नोटबुक की तरह ये कंप्यूटर जो है वो पैक हो जाता है। काफ़ी छोटा है, इजीली आप उसे कैरी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। आप इसे बैग में भी इजीली मूवमेंट करा सकते हो। और ये कंप्यूटर के अंदर जो है वो सभी चीज़ आती है, जैसे कि इसके अंदर माउस पैड आता है। यहाँ पर जो है मेरा कर्सर अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हो वो माउस पैड है। जो माउस वर्क करता है वो यहाँ पर आप माउस पैड के मदद से टच के द्वारा इसके अंदर वर्क जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं। इसके अंदर जो है मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है। राइट, CPU का मतलब इसके अंदर प्रोसेसिंग के सारे टास्क प्रोसेसर्स भी अवेलेबल होते हैं, CD ड्राइव भी अवेलेबल होता है। तो सभी चीज़ जो है वो माइक्रो साइज में आपको मिलती है, और ये जो है वो चार्जिंग से वर्क होता है। डेस्कटॉप के अंदर यू मस्ट हैव अ इलेक्ट्रिसिटी, but here you can charge the laptop so that in future you can use laptop very easily। अभी लैपटॉप से भी एक छोटा कंप्यूटर इन्वेंट हुआ है जिसका नाम है हैंड हेल्ड कंप्यूटर। साइज में काफ़ी छोटा और वर्क में इतना ही पावरफुल। इसके अंदर आप देखो अभी स्टार्ट मेनू ओपन हुआ है। आप इस डिवाइस के अंदर मॉनिटर, दैट मीन्स ये टच स्क्रीन भी देख सकते हो। ये स्क्रीन टच भी होती है, और आपको यहाँ पर कीबोर्ड भी मिलता है लाइक अ कंप्यूटर। राइट, यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ बटन ऑल्सो। ये जो है वो बेसिकली बटन है, तो आप इसका यूज बाय टच कर सकते हो और बाय कीबोर्ड भी कर सकते हो। इसे आप पॉकेट में अपने जो है वो जेब के अंदर भी कैरी कर वन जगह से दूसरी जगह आप इजीली मूवमेंट करवा सकते हो। इसे PDA कहते हैं, इसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कह सकते हैं। राइट, so this is about the latest small computer. Then the tablet was developed। उसके बाद जो है वो टैबलेट का डेवलपमेंट हुआ। सो टैबलेट जो है वो यहाँ पर साइज में काफ़ी छोटा होता है। आप इसे अपने हैंड में इजीली कैरी कर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवा सकते हो। राइट, टैबलेट जो है वो टच आते हैं नॉर्मली, इसका आप टच स्क्रीन से यूज़ करवा सकते हो। अभी जो भी वर्क डेस्कटॉप या तो लैपटॉप परफॉर्म कर पाता है ना, वही टास्क जो है वो टैबलेट परफॉर्म कर पाते हैं। इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसके अंदर मेमोरी भी होती है, टच स्क्रीन की फैसिलिटी भी होती है। राइट, इसके अंदर जो है वो वर्चुअल कीबोर्ड भी होता है, जिसका मतलब आप टच के द्वारा कीबोर्ड को मेंटेन करवा सको। तो ये टैबलेट जो है वो दो टाइप के होते हैं, वन दैट इज फ्लैट टैबलेट एंड सेकेंड दैट इज कन्वर्टेबल टैबलेट। उसका मतलब ये कि ये फ्लैट टैबलेट जो है उस टैबलेट के अंदर कोई कीबोर्ड नहीं आता। दैट मीन्स इसके अंदर वर्चुअल कीबोर्ड आता है। तो आप टच कर जैसे कि क्या स्मार्टफोन के अंदर कीबोर्ड आता है, वैसे ही फ्लैट टैबलेट के अंदर वर्चुअल कीबोर्ड आता है, एक्चुअल कीबोर्ड नहीं आता। इसे फ्लैट टैबलेट कहते हैं। जबकि कन्वर्टेबल टैबलेट जो होता है उस टैबलेट के अंदर आपको कीबोर्ड की फैसिलिटी भी मिलती है। राइट, कन्वर्टेबल टैबलेट कंटेन्स द कीबोर्ड फैसिलिटी। तो आप जो है वो एज अ हार्डवेयर कीबोर्ड के द्वारा किसी भी चीज़ को इस टैबलेट के अंदर टाइप करवा सकते हो। दिस इज अबाउट द टैबलेट्स। Then the next topic that is wearable computer. That means कंप्यूटर को आप पहन सकते हो एज अ ब्रेसलेट, एज अ पेंडेंट, एज अ स्पेक्टेकल्स, एज अ रिंग्स। राइट, तो ये छोटे छोटे जो चीज़ है वो छोटे छोटे कंप्यूटर आज के समय में इन्वेंट हुए। जैसे कि नॉर्मल इसका मैं एग्जांपल अगर आपको दूँ तो स्मार्ट वॉच। कई स्टूडेंट के पास आज के समय में स्मार्ट वॉच होगी। अगर नहीं है तो आप जो है वो इंटरनेट के अंदर स्मार्ट वॉच के बारे में जान सकते हो। स्मार्ट वॉच जो है वो एक तरह की वॉच ही है, आप उसे अपने हाथ में जो है वो वियर कर सकते हो। स्मार्ट वॉच के अंदर सिम कार्ड की भी फैसिलिटी होती है, आप इसके अंदर मोबाइल की तरह सिम कार्ड भी डाल सकते हो। स्मार्ट वॉच के अंदर मेमोरी की फैसिलिटी होती है, आप स्मार्ट वॉच के द्वारा इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हो। स्मार्ट वॉच के द्वारा आप जो है वो
कॉल भी रिसीव कर सकते हो, बात भी कर सकते हो किसी व्यक्ति के साथ, तो इसे हम वियरेबल कंप्यूटर कहते हैं, जिसे आप जो है वो पहन सकते हो। कई कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं कि जो एज अ पेन मेंटेन होते हैं, जो आप पेन से लिखते हो ना, वो पेन के तौर पर उसके अंदर कंप्यूटर होता है। उसके अंदर जो है वो मेमोरी भी होती है। उस पेन के द्वारा जो है वो कई बार आपने मूवी में या तो टीवी में देखा होगा कि किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, ऐसे जासूसी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। आज के समय में जो है वो बेसिकली ऐसे वर्चुअल डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि स्पेक्टेकल्स, ऐसे जो है वो स्पेक्स आते हैं। स्पेक्स की मदद से जो है वो आप एज अ योर आई ब्लिंकिंग, जो आई ब्लिंकिंग होता है उससे आप कई टास्क जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं। और ये छोटे छोटे डिवाइस होता है, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, मीन्स छोटी चिप होती है बट उसकी साइज छोटी होती है, बट उसका वर्क इतना ही पावरफुल होता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द वियरेबल कंप्यूटर. So this is all about the chapter number 2. Now our chapter is completed, and as per your syllabus there will be only MCQ questions. So let's solve out each and every MCQ right now. So the first MCQ, that is, which of the following is known as the father of modern day computer? आज के समय में कंप्यूटर के फादर्स जो है, तो the father of modern computer, that is Charles Babbage. So option A is the answer. Next, there is, which of the following is the full form of ENIAC? So the full form of ENIAC is Electrical Numerical Integrator and Calculator. Electrical Numerical Integrator and Calculator. Option B is the answer. Next, there is, which of the following are bulky, slow and suffered with heat and maintenance problem? That is vacuum tube, right? Option C is the answer. Next, there is, third generation computer used which of the following technology? That is integrator circuit. Option B. Next, which of the following computer are costly and can process billions of instructions per second? That is supercomputer. Option A is the answer. Next, in which of the programming language numeric code are used? That is assembly language. Option A. Next, Java, C, COBOL are example of which of the levels of language? That is higher level language. Option B. Next, which of the following generation of programming language reduced programming effort by just specifying what to do instead of how to do? That is fourth generation, right? That is SQL. That is D. Option D is the answer. Fourth generation. Next, which of the following language generations are use artificial intelligence techniques for problem solving and meeting their goals? That is fifth generation. Then option D is the answer. Next, operating system is an example of system software. Right? System software. Option B. Next, in which category of software does the payroll application fit? That is application. Option A. Next, which of the following software manage computer hardware and act as an interface between computer hardware and software developed for business application? That is system software. Option B. Next, what do you call a computer that operates on binary digits 0 and 1? That is digital. Option A. Next, what do you call a computer that uses linear combination of voltage, amplitude or currents or frequencies or phases instead of digit? That is analog. Option B. Then, which of the following is also referred as a handheld computer? That is personal digital assistant. Personal digital assistant. Option B. Right. So this is all about the MCQ. Now we have completed the chapter number 2. So your SA1 syllabus, that is from chapter number 1 and chapter number 2, 40 MCQ will be there. So all the best for the exam.